हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैनल पे और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट विजिट करके ज़रूर वॉच करें। अगर आप ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो मैं वारंटी नहीं गारंटी देता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। यहाँ तक कि मे भी हो सकता है आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो जिसके वजह से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन छूट जाता है तो आप बोलते हैं कि मेरा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। आप पूरा वीडियो वॉच करके तो देखिए, यकीन मानिए आपका कभी भी एक भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। पिछले वीडियो में पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था चतुर्थांश के बारे में, 2D के बारे में, जिसमें एक्स और वाई दो ही एक्सिस थे। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले अष्टांश जिसे हम लोग ऑक्टेंट्स बोलते हैं। ऑक्टेंट्स 3D है ये, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग की पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। पहला की पॉइंट है एक्स, वाई तथा जेड अक्ष एक दूसरे को 8 भागों में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक को अष्टांश कहा जाता है। अब यहाँ पे 3D है, 3D शेप है तो 3 एक्सिस आएंगे, एक्स, वाई और जेड। मूल बिंदु की निर्देशांक की अगर हम बात करें, मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई प्लेन में 0,0 होता है, लेकिन अगर जेड आ जाएगा तो 0, 0, 0 तीनों एक्सिस आ जाएगा। अब देखिए ये डायग्राम है। जनरली हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक आपका जो जेड एक्सिस है वो कैसा होता है, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये आपका है जेड एक्सिस। आप ही सोचिए, क्या जेड एक्सिस को इस तरीके से लाइन कॉपी से बाहर निकालना क्या संभव है? कभी संभव नहीं है। तो आप 3D को अपने कॉपी पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इस जेड एक्सिस को जो परपेंडिकुलर होता है एक्स और वाई के ऊपर, इसे हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, समझने के लिए इस तरीके से जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, ये ऐसे होता है जेड एक्सिस ऊपर की तरफ, आपकी तरफ आएगा ये एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इसे ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0,0। आगे देखते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो x 0,0 के रूप का होता है। देखिए, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो x को हटा दीजिए, जो भी एक्सिस बचा है उन सबको आप 0 कर दीजिए, ठीक है। x को हटाने के बाद जो भी एक्सिस बचेगा उसे आप 0 कर दीजिए। सिंपल है याद करने का तरीका। अब आगे देखते हैं हम लोग, उसी तरीके से y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक y को छोड़ करके बाकी सबको क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, दिख रहा है आपको? चलिए, जेड अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, 0,0, जेड के रूप का होता है। इसमें जेड है तो एक्स वाई 0 हो गया। अब प्लेन के बारे में समझते हैं। वाई जेड तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, अब देखिए इसमें वाई जेड है, इसमें कौन सा एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस नहीं है, तो एक्स को 0 कर दीजिए, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 0 वाई जेड, क्योंकि वाई जेड प्लेन है तो एक्स का वैल्यू 0 होगा। वैसे ही हम लोग देखेंगे एक्स जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन। दिख रहा है आपको? चलिए, एक्स जेड तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, अब देखिए तल है एक्स जेड, वाई नहीं है तो वाई 0 हो गया। एक्स वाई तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, इसमें जेड नहीं है तो जेड 0 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं, समझते हैं। 2D में हम लोगों ने देखा था एक्स और वाई जो है एक दूसरे को 4 भागों में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक को हम लोग चतुर्थांश क्वाड्रेंट के नाम से जानते थे और उसका साइन भी हम लोग देखे थे। फर्स्ट का प्लस प्लस, सेकेंड का माइनस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस और फोर्थ का प्लस माइनस। वैसे ये ऑक्टेंस जो है अष्टांश, एक्स वाई और जेड जो है प्लेन को 8 भागों में विभाजित करता है, निर्देशांक तल को 8 भागों में विभाजित करता है, जिनमें से प्रत्येक को हम लोग अष्टांश बोलते हैं। ये सभी देखिए उसका साइन है। पहला अष्टांश का साइन है प्लस प्लस प्लस, एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस, जेड भी प्लस। दूसरा क्या है, माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस।
आप सोच रहे होंगे कि इसे याद कैसे करेंगे, तो आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। हम आपको बताते हैं याद करने का ट्रिक, इसे याद करना भी नहीं है, ठीक है। देखिए अब हम लोग ट्रिक देखते हैं कि कैसे इसे याद किया जा सकता है। आपको चतुर्थांश का तो साइन याद ही होगा, चलिए हम लोग लिख लेते हैं चतुर्थांश का साइन। क्या था पहला, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या था, माइनस कॉमा प्लस, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या था, माइनस कॉमा माइनस, ये हो गया तीसरा। और चौथा क्या था, प्लस कॉमा माइनस। ये तो आपको याद है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, इसी सब को रिपीट करके जैसा है एज इट इज़ रिपीट करके नीचे लिख दीजिए। यानी कि 5 6 7 दिख रहा है आपको, 8 रिपीट करके सबको लिख दीजिए। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, क्लियर है। अब क्या करना है इसमें, ये तो अभी एक्स वाई हुआ, जेड एक्सिस भी है। तो जेड एक्सिस जो होता है ना एक्स वाई के साथ 4 टाइम, यानी 4 बार प्लस में आता है, 4 बार माइनस में आता है। 1 2 3, 4 बार प्लस हो गया, 4 बार माइनस कर दीजिए। 1 2 3 4, ये देखिए आपका जो साइन है वो रेडी हो गया, ठीक है। साइन आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। कितना ईजिली आप देखें, सभी अष्टांश का साइन हम लोगों ने ईजिली कैलकुलेट कर लिया। आप मिला भी सकते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है आपको सेम दिखेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसे याद कैसे रखना है। अगर आपको समझ में आया है तो चलिए इसका क्वेश्चंस का आंसर बताइए। -3 1 1, तो देखिए इसमें x निगेटिव है, y और z पॉजिटिव है, तो किस अष्टांश में जाएगा, तो आप देख सकते हैं माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, ये दूसरा अष्टांश में जाएगा, द्वितीय अष्टांश में। तीसरा आपका दूसरा एग्जांपल है -3 1 -2, यानी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस ये 6 अष्टांश में जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, बना करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, निर्देशांक तल जो है अंतरिक्ष को यानी स्पेस को 8 भागों या 8 क्षेत्रों में विभाजित करता है, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने देखा है, आप इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए यहाँ पे हमें दो बिंदु दिया गया है P और Q। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो PQ कैलकुलेट करेंगे वैसे ही जैसे आपको पार्ट 2 में बताया गया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जब दो कोऑर्डिनेट में रहते हैं दिए हुए बिंदु। इसमें बस सिर्फ एक जेड एक्सिस ऐड हो जाएगा, z1 - z2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको बताया गया था कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो आप इसे उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, x2 - x1 की जगह पे x1 - x2 y1 - y2 z1 - z2। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल है ए दिया हुआ है 1 - 3 4, बी दिया है -4 1 2। तो हमें ए बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ये फॉर्मूला लिख दिए, ये हो गया x2, ये हो गया x1, माइनस कर दीजिए इसका स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया -5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 16 और प्लस ये हो गया -2 का होल स्क्वायर 4। सबको ऐड कर दीजिएगा 45, और इसे हम लिख सकते हैं 9 × 5 = 45, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3√5 यूनिट डिस्टेंस आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही 2D में जैसे आपको बताया गया था पार्ट 2 में, अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं वॉच किए हैं तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आगे देखते हैं, बिंदु P x y z की मूल बिंदु से दूरी। अगर किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कैलकुलेट करना हो तो हम लोग डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x² √x² प्लस y² प्लस z², जैसे 2D में था। ठीक है, अब ये P हो गया और इसे मूल बिंदु से दूरी मानना है, तो 0 माइनस करेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे तो यही आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, इसका हमें दूरी चाहिए मूल बिंदु से। मूल बिंदु का अगर हम B मान लेंगे तो AB जो डिस्टेंस होगा इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 4 20 9 29 हो जाएगा, √29 यूनिट हो जाएगा आपका डिस्टेंस। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सेक्शन फार्मूला। आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। जैसे हम लोग 2D में हम लोगों ने देखा था, मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है PQ
और ये जो पॉइंट आर है इस रेखाखंड को इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है, एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है m/n में। तो हमें चाहिए ये जो पॉइंट आर है जो इस रेखाखंड को डिवाइड करता है एक्सटर्नली या इंटरनली, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर इंटरनली हमने लिखा है mx2 + nx1 / m+n, my2 + ny1 / m+n। इसमें सिर्फ एक जेड एक्सिस एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी ये दोनों तो आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था, तो ज़्यादा घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक्सटर्नली की बात हो तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा फ्रेंड्स, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, नोट में आप एक पॉइंट याद रखोगे, इसमें लिखा गया है जब तक प्रश्न में कहा नहीं जाए इंटरनली या एक्सटर्नली, आपको हमेशा इंटरनली मानकर चलना है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मान लीजिए ना लिखा हुआ है अंतः डिवाइड करता है या बाह्यतः, तो आपको अंतः मान के चलना है, इंटरनली मान के चलना है। उसके आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला, मान लीजिए कि एक रेखाखंड है और इसका मिड पॉइंट सी है, तो सी का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ सी कैलकुलेट कर लेंगे तो x1 + x2/2 कर देंगे, y1 + y2/2 कर देंगे, z1 + z2/2 कर देंगे। और आपको बताए थे x और y में सिर्फ पॉइंट दिया हुआ रहता है, तो यहीं तक हम लोगों का वैल्यू आता है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक रेखाखंड है पी क्यू जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हमें मिड पॉइंट आर का वैल्यू निकालना है। तो कर दीजिए x1 + x2/2, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6/2, -3 + 7 हो जाएगा 4/2, उसके बाद 6 + 4 हो जाएगा 10/2। ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला से हमने फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ये आर का कोऑर्डिनेट आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे है त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसके वर्टेसेस दिए हुए हैं, यानी कि तीनों शीर्ष का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे ए बी सी। ए दिया है x1 y1, ये 2D की पहले बात कर लेते हैं। बी दिया है x2 y2, सी दिया है x3 y3। तो हमें इसका केंद्रक चाहिए, यानी सेंट्रॉइड, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। मिड पॉइंट में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं ना। तो x1 + x2 + x3, अब बाय कर दीजिए 3, ये x कोऑर्डिनेट निकल गया। y1 + y2 + y3, अब बाय कर दीजिए 3, ये y कोऑर्डिनेट निकल गया। अगर ये सब पॉइंट दिया हुआ है वर्टेक्स ट्राइंगल का, तो ये आपको केंद्रक का ये हो जाएगा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब इसी में अगर कोऑर्डिनेट 3D में दिया हुआ है फ्रेंड्स, x y z में, आप देख सकते हैं, तो कुछ नहीं करना, एक एक्स्ट्रा जेड एक्सिस आ जाएगा। ये दोनों तो उसमें भी देखे थे, z1 + z2 + z3/3 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी सेम ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलिए एक दो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार चलता है कि उसकी बिंदुओं A व B से दूरी समान है। देखिए हमें एक लाइन दिया हुआ है A और B। A का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 3, 4, -5, और B का हमें दे रखा है -2, 1, 4, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है P, इसी का हमें क्या चाहिए, रिलेशन दिया हुआ है कि ए पी का डिस्टेंस जो होगा पी बी के डिस्टेंस के बराबर है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी किए थे, और यहाँ पे 3D है तो वैसे ही सॉल्व होगा। देख लीजिए, ए पी का डिस्टेंस पी बी के डिस्टेंस के बराबर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर भी दोनों का बराबर होगा। जब डिस्टेंस सेम है तो स्क्वायर भी सेम है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला, -2 + 3, या उल्टा पुल्टा किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, 3 + 2 का होल स्क्वायर। और इससे मान लीजिए हमें क्या चाहिए, समीकरण चाहिए ना, तो x y z मान लेते हैं। तो पहले ए पी निकाल लेते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, प्लस कर दीजिए आप 5 + z, माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो z + 5 का होल स्क्वायर। ये ए पी हो गया। वैसे ही पी भी निकाल लेते हैं, तो x + 2 का होल स्क्वायर, y - 1 का होल स्क्वायर, उसके बाद कर दीजिए z - 4 का होल स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है आपको, हम क्वेश्चन को हाइड करते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर सबको लिखिए, a² - 2ab + b², फिर a² - 2ab 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस b² 16, इसका लिखिए a² + 2ab 5 दूना 10, z हो जाएगा, प्लस b² 25,
वैसे ही इसका लिखिए ए स्क्वायर प्लस 2×2 = 4x प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका लिखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, 4×2 = 8z प्लस 16। तो देख लीजिए जो कटने वाला काट दीजिए, 16 से 16 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ 4 देखिए इधर है राइट साइड, और चलिए देखते हैं आगे। ये -6x हो गया, दिख रहा है आपको, और ये हो गया -8y प्लस 10z। उसके बाद ये 25, 5, 30, 4, 34 हो गया। अब राइट साइड देखिए, 4x को लेफ्ट साइड ले आइए तो माइनस हो गया। उसके बाद -2y को लेफ्ट साइड लाइए तो प्लस 2y। उसके बाद -8z को लेफ्ट साइड लाइए तो प्लस 8z। इधर हो गया 4, 4, 1, 5 प्लस 5 हो गया, 5 हो गया। इधर लेफ्ट साइड लाएंगे तो -5, 0 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे -6x और -4x क्या हो जाएगा, -10x। यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है, -10x। उसके बाद 8y माइनस में है प्लस 2y तो -6y। जेड वाला आप देखिए 10z और प्लस 8z कितना हो जाएगा, 18z, प्लस में है 18z। उसके बाद आ जाइए 34 और -5 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 29, यानी कि प्लस 29 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, इन सब को राइट साइड भेज दीजिए तो -10x प्लस हो जाएगा 10x। उसके बाद -6y प्लस हो जाएगा 6y। उसके बाद 18z माइनस में चला जाएगा राइट साइड में, और ये 29 भी माइनस में चला जाएगा, और बचेगा क्या लेफ्ट साइड 0। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 10x प्लस 6y माइनस 18z माइनस 29 इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो कैंसिल होगा लाइक टर्म को एक साथ कर दीजिए, बाकी अनलाइक टर्म को अलग कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक 1, 1, 1 है। यदि ए बी के निर्देशांक दिए हैं तो सी का निर्देशांक बताना है। देखिए समझिए इसको, ए का निर्देशांक दिया है ए बी सी। ए का निर्देशांक क्या है 3, -5, 7, और बी का क्या है -1, 7, -6। सी का निर्देशांक हमें कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए x, y, z, ठीक है। और इसका केंद्रक का निर्देशांक दिया हुआ है 1, 1, 1। तो फॉर्मूला लगाइए ना, केंद्रक का निर्देशांक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, 1, 1, 1 इज इक्वल टू x1 3 प्लस x2 -1 प्लस x3, अब बाय कर दीजिए 3। अब y आइए -5 प्लस 7 प्लस y बाय 3। जेड एक्सिस देखते हैं 7 प्लस -6 हो जाएगा प्लस जेड बाय 3। कंपेयर कर लीजिए, 1 को x के साथ कंपेयर कर लीजिए तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 1 तो 2 प्लस x बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस x, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1। अब y सॉल्व कर लेते हैं, 7 - 5 2, तो 2 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, y भी 1 आ गया। अब z कर लेते हैं तो 7 - 6 1 होगा, 1 प्लस z बाई 3 इज इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस z इक्वल टू 3 और यहाँ से z इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया x y z का, x भी 1, y भी 1 और z 2। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 1, 1, 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंदुओं 4, 8, 10 और 6, 10, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। मान लीजिए A है B है, A दिया हुआ है 4, 8 और 10, और ये दिया हुआ है 6, 10, -8, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ना YZ तल द्वारा, तो YZ तल का मतलब क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसका ये कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए यहाँ पर P है, तो
आपको बताना है m रेशियो n क्या होगा। तो लगा दीजिए विभाजन सूत्र। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, वाई जेड से हमें कोई मतलब है नहीं। x अगर हम निकाल लें 0 को इक्वल कर दें तो हमें कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, तो सिर्फ x ही कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो p हो जाएगा यहाँ पे 0, y, z क्या होता है m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। तो वैल्यू रख दीजिए, दिख रहा है आपको, m का वैल्यू हमें निकालना है। x2 कितना है, तो x2 6 है, प्लस n निकालना है, x1 कितना है 4, बाय हो जाएगा m प्लस n। y और z निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ कंपेयर कर लेंगे। ये भी x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हमें दिया हुआ है 0, तो यहाँ से हमें m रेशियो n पता चल जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू ये हो गया 6m प्लस का 4n, अब बाय हो जाएगा m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6m प्लस 4n इक्वल टू 0, तो 6m इज इक्वल टू माइनस 2n, 2 से दोनों में डिवाइड कर दीजिएगा, दिख रहा है आपको। तो 3m इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4n होगा ना, 4n होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2n हो जाएगा। तो m रेशियो n कैलकुलेट करेंगे, पिछले वीडियो में भी बताए थे, उल्टा कर दीजिए, -2 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए रेशियो जो आया निगेटिव आया, निगेटिव का मतलब होता है ये जो p पॉइंट है ना ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि रेशियो किस में आया, निगेटिव में आया। तो ऑप्शन देख लीजिए 2:3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक आप देखे हैं तो 2 क्वेश्चंस और देख लीजिए। फोर नंबर क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष ए बी व सी दिए हुए हैं, चौथे शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए सभी इसमें जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हम कर रहे हैं या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब के सब एनसीईआरटी से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पिछली बार जो TRE 3.0 हुआ था उसमें फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा था, बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज़ मिल गया, तो इसीलिए भरोसा रखें आप। A B C और D ये हो गया इनके विकर्ण, विकर्ण मान लीजिए यहाँ पर O है, इसका पॉइंट मान लेते हैं। A का हमें दिया हुआ है 3, -1 और 2, B हमें दिया हुआ है 1, 2, -4 और C हमें दिया हुआ है -1, 1, 2, D हमें बताना है, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है O BD का भी मिड पॉइंट है और AC का भी मिड पॉइंट है, तो AC का जब मिड पॉइंट है तो ये O का हम निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। O का कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस कर दीजिए x1 प्लस x2/2, तो 2 हो गया, तो 2/2 कॉमा -1 प्लस 1/2, तो 0/2, 2 + 2 4/2, तो ये आ गया 1, 0, 2। किसका कोऑर्डिनेट आ गया, ये आ गया आपका मिड पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1, 0, 2। अब देखिए अब इसका तो हमें पता चल गया और हम जानते हैं कि ये O जो है BD का भी मिड पॉइंट है, AC का भी मिड पॉइंट है, तो हमें यहाँ से D वैल्यू इजीली निकल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए X, Y और Z, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, BD का मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू कर दीजिए मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो AC का मिड पॉइंट तो ये हमें कैलकुलेट हो गया 1, 0 और 2 इज इक्वल टू इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा 1 + x/2, फिर 2 + y/2 -4 + z/2। कंपेयर कर दीजिए 1 + x/2 को 1 से कंपेयर कर दीजिए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिख रहा है आपको। क्वेश्चन हाइड कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x का वैल्यू 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक है। अब y निकालते हैं इसे कंपेयर करके, 2 + y/2 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + y इक्वल टू 0, यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अब z निकालिए, z -4/2 इज इक्वल टू 2 कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो z -4 इक्वल टू 2 × 2 = 4, तो z इक्वल टू 8 आ गया। तो D का जो कोऑर्डिनेट हो गया क्या आ गया 1, -2, 8, 1 - 2 8, देख लीजिए किस में है 1 - 2 8, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है।
यहाँ तक देखे हैं तो इस क्वेश्चंस का, इस वीडियो का एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक मूल बिंदु है और शीर्ष पी क्यू आर दिए हुए हैं तो ए बी सी का मान बताना है। देखिए एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, सबका वैल्यू दिया है। पी का वैल्यू दिया है 2a2,6, क्यू का वैल्यू दिया है -4,3b -10 और आर का वैल्यू दिया हुआ 8,14,2c और इसका जो केंद्रक है इसका बोल रहा है मूल बिंदु है। तो केंद्रक का फॉर्मूला लगा देते हैं। केंद्रक दिया हुआ है हमें मूल बिंदु 0 0 0, क्या होता है केंद्रक का x1 2a + x2 -4 + x3 8, बाय कर दीजिए 3, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a निकाल लेते हैं पहले इसको 0 से कंपेयर करके। तो 2a -4 + 8 तो +4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2a + 4 = 0, 2a = -4 तो a = क्या आ गया -2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, y को, y सब तो 0 है, y को अब जो 0 है उसको y एक्सिस कंपेयर कर दीजिए, 2y1 + y2 + y3 अब बाय 3 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3b प्लस कितना हो जाएगा 14 + 2 16 = 3 × 0 0, तो b = क्या आ जाएगा -16/3। अब z निकाल लीजिए, 0 = 6 + -10 + 2c/3, ये हो जाएगा -4, यानी 2c - 4 = 0, तो 2c = 4 + 4, सॉरी दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, ये देखिए 2c = 4 हो गया तो c का वैल्यू आ गया 4/2 यानी 2 आ गया। तो हमें जो ए बी सी का मान था, a का वैल्यू आ गया 2, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -16/3 और c का वैल्यू 2 आ गया। तो देख लीजिए किस में है -2 -16/2 और +2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स देखिए आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं थ्योरी के साथ, बेस्ड कंटेंट के साथ, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, फिर अपलोड करते हैं, फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। आप क्या कीजिए, आपके सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इस बार एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 में, तो आप थोड़ा सा तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं। जब आपको इतना हेल्प मिल रहा है चैनल से तो आप थोड़ा सा सपोर्ट ये कीजिए, जितना ज़्यादा हो अपने फ्रेंड को भी इन्फॉर्म कीजिए, इस चैनल के बारे में बताइए, उन्हें भी गाइड कीजिए, वो भी इन चैनल से जुड़ें और अपना फ़ायदा यहाँ से ले सके, ठीक है। हम चाहते हैं आप सभी का रिजल्ट हो, प्रॉपर इस चैनल को फॉलो करते रहिए, मैथ्स में कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर अपने एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग या सिलेबस के रिगार्डिंग 6 to 8, 9 to 10 या 11 12, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9955691532। क्लियर है फ्रेंड्स, और इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, एडवांस सेक्शन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर्स के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।